Hey guys, welcome or welcome back to Humanities Corner. Hope you and all yours are doing well. तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को पढ़ेंगे। तो यार इस बार हमारे चैप्टर का नाम चेंज करके साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कर दिया गया है। ठीक है, बुक में चैप्टर हमें इसी नाम से मिलने वाला है। इस चैप्टर में सिलेबस में थोड़ा सा माइनर चेंज है, जैसे अभी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। रेस्ट एवरीथिंग इज कम्प्लीटली सेम। ठीक है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हेयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू मेंशन। तो यार इस वीडियो में सबसे पहले आपको डिटेल लेक्चर मिलने वाला है। इन डिटेल हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकेंडली आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो यार ये जो पीपीटी है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई है। ठीक है, और इस पीपीटी को रिवाइज करने से आपके एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमें अपने लास्ट 10 ईयर्स मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ इस चैप्टर में जितने भी कार्टून हैं उनके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको इस चैप्टर का माइंड मैप मिलेगा, जिससे आप इस चैप्टर को 5 से 10-15 मिनट में ईजिली रिवाइज कर पाओगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पेज नंबर 78 है और 79 है बुक का, तो जो ये वाला टॉपिक है लास्ट टॉपिक है पीस एंड कॉपरेशन, इसको डिलीट कर दिया गया है। बस ये 2 पेज हमें नहीं पढ़ने हैं, रेस्ट वी हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि साउथ एशिया का मतलब क्या होता है। तो यार साउथ एशिया एक एक्सप्रेशन को यूज किया गया है इन 7 कंट्रीज को डिनोट करने के लिए। अच्छा भाई, अब कंट्रीज कौन कौन सी है? सबसे पहली बांग्लादेश, दूसरी भूटान, थर्ड वन इज इंडिया, फोर्थ मालदीव, फिफ्थ नेपाल, सिक्स्थ पाकिस्तान एंड लास्ट वन है श्रीलंका। तो इन 6 कंट्रीज को डिनोट करने के लिए साउथ एशिया एक टर्म यूज की जाती है। वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, काफ़ी बार साउथ एशिया का जब डिस्कशन होता है तो चाइना, अफगानिस्तान या म्यांमार जैसी कंट्रीज को भी डिस्कस किया जाता है, बट वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि चाइना, अफगानिस्तान या म्यांमार साउथ एशियन कंट्रीज में इंक्लूड नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट कंट्री है ये इस रीजन की, बट वी नेवर इंक्लूड दैम इन साउथ एशियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ एशिया की। तो यहाँ पे जो साउथ एशियन जो कंट्रीज है ये एक सेम जियोपॉलिटिकल स्पेस को कंटिन्यू करती है। मतलब देखो एक ही एरिया में आ रही है बट ये डाइवर्स है। ठीक है, यहाँ के कल्चर डाइवर्स है, पॉलिटिकल सिस्टम डाइवर्स है, लैंग्वेज डाइवर्स है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस चीज़ को ही डिपिक्ट करता है हमारा साउथ एशिया। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल सिस्टम कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मिलिट्री है, तो कहीं पे मोनार्की है, या फिर कहीं पे सुल्तान रूल कर रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंट इनकी हिस्ट्री रही है, काफ़ी डिफरेंट इनका कल्चर रहा है। तो बेसिकली ये डाइवर्सिटी को डिपिक्ट करता है इन 7 कंट्रीज़ की। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर में इन डिटेल 6 कंट्रीज़ को पढ़ना है। इंडिया को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो 6 कंट्रीज़ है इनके पॉलिटिकल सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इन कंट्री का इंडिया के साथ रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एज वी ऑल नो श्रीलंका और इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से ही एक डेमोक्रेटिक नेशन है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों ही कंट्रीज ने बोथ मिलिट्री और डेमोक्रेटिक रूल को फेस किया है। ठीक है, बट बांग्लादेश पोस्ट कोल्ड वॉर से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेपाल। तो नेपाल 2006 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल प्रोटेस्ट के बाद वहां पे अब डेमोक्रेसी आ गई है। नेक्स्ट वन इज भूटान। तो भूटान अभी भी एक मोनार्की है, लेकिन उसने काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया है। इसके बाद लास्ट वन इज मालदीव। तो 1968 तक मालदीव को एक सुल्तान रूल किया करता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ पे डेमोक्रेसी 2005 में आई है। ठीक है, इससे पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट किया करती थी, लेकिन फाइनली 2005 में मालदीव के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपोजिशन पार्टीज को लीगलाइज कर दिया। तो बेसिकली अब वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, अब एक सर्वे किया गया था 2007 में, जिसमें 19,000 ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया था जो इन 7 डिफरेंट कंट्रीज से आते थे। और इस सर्वे का रिजल्ट ये था कि कहीं ना कहीं इन 7 कंट्रीज को एक कॉमन कड़ी है, वो है इनकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो इनको जोड़ के रखती है। ठीक है, इस सर्वे में पाया गया था कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इन 7 कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें उसी पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो पहले हम यहाँ की हिस्ट्री देखते हैं। तो 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। उसके बाद 1958 में यहाँ पे सबसे पहले एक मिलिट्री जनरल आते हैं जिनका नाम होता है जनरल आयूब खां। ठीक है, अब क्या होता है,
जो जनता होती है इनके रूल से बहुत ज़्यादा अपोज होती है, डिससेटिस्फाइड होती है, तो इनको हटा दिया जाता है, इन्हें स्टेप बैक करना पड़ता है। और उसके बाद 1969 में आते हैं जनरल याहिया खां। हाँ, ये वही है जो बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे पाकिस्तान के जनरल थे। ठीक है, अब 1971 से 77 तक एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है जुल्फिकार अली भुट्टो की। उसके बाद 1977 में फिर से जनरल आ जाता है, फिर से मिलिट्री आ जाती है, जनरल जियाउल हक आ जाते हैं। ठीक है, अब 1982 के बाद से ही अब लोगों ने एक बार डेमोक्रेसी का मजा चख लिया था यहाँ पे 1971 से 77 तक। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होते हैं कि अभी हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, जनरल हमें नहीं चाहिए, मिलिट्री के थ्रू हमें रूल नहीं करवाना है। ठीक है, तो फाइनली 1988 में एक और इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है बेनज़ीर भुट्टो की। तो 1988 से 1999 तक का 10 साल का एक ऐसा समय था जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, काफ़ी सारे डेमोक्रेटिकली लीडर्स इलेक्ट होके आए, और यहाँ पे मेनली कंपटीशन दो पार्टी के बीच में हुआ करता था, विच इज़ पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी पाकिस्तान की। 1999 में वहाँ पे फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, एक बार फिर से जनरल आ जाते हैं, तो डेमोक्रेसी अब फिर से गई, अब फिर से यहाँ पे मिलिट्री का रूल आ जाता है। उसके बाद 2001 में यही जो जनरल है ये अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारी बुक में एक कार्टून दिया गया है जिसमें देखो ये है जनरल परवेज मुशर्रफ, ये हिसाब लगाते हैं कि अगर मैं जनरल बनता हूं और प्रेसिडेंट नहीं बनता हूं तो मेरे पास एक पावर बचती है, लेकिन क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं जनरल भी बन जाऊं और मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, तो मेरे पास डबल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही करते हैं कि 1999 के अंदर वहां के जनरल बनते हैं और उसके बाद 2001 में वो एक फर्जी सा इलेक्शन करा के खुद को वहां का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर देता है। मतलब रिजल्ट्स बहुत क्लियर थे कि इन्हीं को जीतना है, तो एक ठप्पा लग गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। ठीक है, तो ये जो कार्टून है बेसिकली ये डिपिक्ट करता है ड्यूअल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ की इन्होंने खुद को पहले कू करके जनरल अपॉइंट कर दिया, उसके बाद खुद ही एक इलेक्शन करवा के एक ठप्पा लगाने के लिए अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट भी बना दिया। सो या दैट वाज द मिलिट्री हिस्ट्री। तो अब हमने ये चीज़ देखी है कि क्या होता है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, फिर कोई जनरल आता है उसे हटा देता है, फिर थोड़े से प्रोटेस्ट होते हैं, फिर से डेमोक्रेसी आ जाती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रह पा रही है? ठीक है, काफ़ी सारे रीजंस है, जैसे कि करप्शन हो गया, ठीक है, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री हो गया, पाकिस्तान की इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट, इसके अलावा लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट या फिर ग्लोबल इस्लामिक टेरर। अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। एक बहुत मेजर रीजन है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की डोमिनेंस स्टार्ट से ही है। ठीक है, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहली सरकार ही जनरल की आई थी, मिलिट्री रूल ही वहां पे एस्टेब्लिश हुआ था। तो बेसिकली जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है ये उसको हटा देती है, कू कर देती है और खुद पावर में आके बैठ जाती है। तो सबसे मेन रीजन तो ये है। इसके बाद सेकंड आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, वो एक रीजन है वहां पे अनस्टेबल डेमोक्रेसी होने का। ठीक है, इसका मेजर रीजन माना जाता है करप्शन। अब जो मिलिट्री है, जो जनरल होते हैं, वो ये मानते हैं कि जो भी लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं, वो सेल्फिश माइंडेड होते हैं, वो अपने बेनिफिट का ही सोचते हैं, तो उनके होने की वजह से पाकिस्तान सेफ नहीं है। लेकिन जैसे ही मिलिट्री पावर में आ जाती है तो पाकिस्तान की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही तो इसीलिए जस्टिफाई करते हैं कि आर्मी को पावर में रहना चाहिए पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक सिंपल सा पॉइंट दिया गया है कि भले ही डेमोक्रेसी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स हैं कंट्री के अंदर। बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए होती है, बिकॉज डेमोक्रेसी में आपको काफ़ी सारी फ्रीडम मिलती है। बट एक इसका बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री प्रेस है। ठीक है, जैसे कि चाइना में सेंसरशिप है, कम से कम वो सेंसरशिप तो नहीं है, तो प्रेस फ्री है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान, जिससे मिलिट्री को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और वो अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर पाती है। ठीक है, तो जो यूएस है और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल को सपोर्ट करती है, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं करती है, और उसका रीज़न वो देती है ग्लोबल इस्लामिक टेरर। उनका ये मानना है, यूएस या फिर इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ये एक बिलीफ बना हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पे काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं, तो इस वजह से अगर मिलिट्री में पावर रहती है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक सेफ हाथ में है। ठीक है, अगर मिलिट्री पावर में है तो न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में नहीं पड़ सकते, तो इसीलिए वो वहाँ पे मिलिट्री रूल को ज़्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी।
ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ सेल्फिश रीजंस भी होते हैं। तो यही एक मेजर रीज़न माना जाता है जिस वजह से पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, एक्सटर्नल एड नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाए रखने के लिए, इवन तो वहाँ पे मिलिट्री को एनकरेज किया जा रहा है, राइट। सो या दैट वाज अबाउट पाकिस्तान। तो हमें बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस यही बनते हैं कि पाकिस्तान के कुछ लीडर्स के नाम पूछ सकते हैं अगर एक नंबर में आता है, या फिर पैराग्राफ बेस्ड आता है तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं। बाकी यही पूछा जाता है हमसे कि क्या रीज़न है कि क्यों वहाँ पे अनस्टेबल डेमोक्रेसी है। वो एक नंबर में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है तो हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 2 में आता है तो हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सपोज 6 नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 पॉइंट्स को डालेंगे और इनको बड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा 6 नंबर का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको 6 पॉइंट में करना है तो आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। सो दैट वाज अबाउट पाकिस्तान। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। नाउ वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। तो 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विच वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है जिसमें बेसिकली बंगाल और असम के एरिया को कंप्राइज किया गया है, वो एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी। तो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन आफ्टर द पार्टीशन के बाद से ये सारी चीज़ें चालू हो गई थी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनके ऊपर वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी डोमिनेंस दिखाते थे, ठीक है। ना तो इनकी लैंग्वेज जो बंगाली हुआ करती थी या बंगाली कल्चर हुआ करता था उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ना इनको पॉलिटिकल पावर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, और तो और ये अपनी उर्दू लैंग्वेज को इनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट होता था जिससे ये अपने आप को एलिनेटेड और इग्नोर्ड फील करने लगे थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं कि हमें फेयर शेयर चाहिए रिप्रेजेंटेशन में, साथ के साथ हमारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उर्दू को हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। तो अब किसी भी प्रोटेस्ट को यार लीड करता है एक लीडर, और यहाँ पे एक हीरो के रूप में इमर्ज होते हैं हमारे शेख मुजीबुर रहमान, जो इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। तो वो डिमांड करते हैं कि ईस्टर्न रीजन को उसकी सारी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, उसको इक्वल शेयर दिया जाना चाहिए और उसको फ्रीडम दी जानी चाहिए अपने मैटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चल रहा होता है। तो अब जो होता है वेस्ट पाकिस्तान वो मामला ठंडा करने के लिए इलेक्शंस करा देता है कि ठीक है इलेक्शंस में तो हम ही जीतेंगे, बट उल्टी पड़ जाती है उनकी पारी उन पे। आवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो जीत जाती है इस इलेक्शन में, सारी सीट्स को वो जीत लेती है, साथ के साथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेजॉरिटी ले आती है, ठीक है। तो अब ये जो पासा था ये वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर ही उल्टा पड़ गया, बट अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, इन इलेक्शंस को वो खारिज कर देते हैं और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था किसका, जनरल याहिया के अंदर, जनरल याहिया खां के अंडर यहाँ पे मिलिट्री रूल था। तो अब आर्मी को वो भेज देते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान में वहाँ पे सुप्रेस करने के लिए जो लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट इस बार ये लोग मानने वाले नहीं थे। हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी आर्मी मारी जाती है, साथ के साथ वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान के भी बहुत से लोग मारे जाते हैं और लाखों की तादाद में इंडिया की तरफ माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो 1971 में काफ़ी लोग ईस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे। तो अब बात आती है कि इंडिया का क्या रोल रहा है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में। तो कहानी हमने देख ली, कहानी क्या थी कि वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा था जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो भी उनको फेयर पॉलिटिकल शेयर नहीं दिया जाता है। तो अब इंडिया की बारी आती है कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करे और गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, वो उनकी ईस्टर्न पाकिस्तान की अब वो एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगते हैं, उस डिमांड को सपोर्ट करती है और उसकी हेल्प करती है बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली एंड मिलिट्री। तो इस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी। तो ये आर्मी को भेजती है वेस्टर्न पाकिस्तान में। तो 1971 वॉर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें फाइनली इंडियन आर्मी जीत जाती है और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है और ईस्ट पाकिस्तान अब लिबरेट हो जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसको, वो एक सेपरेट कंट्री बन जाती है। सो दैट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हो गया है, वो एक सेपरेट कंट्री बन गई है, वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है जिसमें वो सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है,
ठीक है। तो काफ़ी सही चल रहा होता है, बट जो शेख मुजीबुर रहमान थोड़ी देर पहले हीरो इमर्ज बन के आए थे, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था, इलेक्शंस जीते थे, लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, अब वो एक विलन में टर्न हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ डोंट टेक दिस सीरियसली, ये सिर्फ याद करने के लिए और स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए हीरो या विलन जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है। तो अब होता क्या है, जो हमारे हीरो थे वो विलन बन गए, तो उनकी कहानी देख लेते हैं वो करते क्या है। तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। ठीक है, 1971 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी, उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, सोशलिज्म या सेकुलरिज्म को। अब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़ के बाकी सभी पार्टीज को अबॉलिश कर देता है। तो अब हुआ क्या, शेख मुजीबुर रहमान विलन बन गए, थोड़े से सेल्फिश बन गए। ठीक है, लोगों ने इनके ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाया था, लेकिन इन्होंने डोमिनेंस दिखानी चाहिए ईस्टर्न पाकिस्तान पे कि ठीक है अब मैं ही राजा हूँ यहाँ का, तो बाकी सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि 1975 अगस्त में इन्हें एक मिलिट्री अपराइजिंग में इन्हें एसेसिनेट कर दिया गया, इनका मर्डर कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद तो शेख मुजीबुर रहमान 1971 में आए थे, उसके बाद 1975 में इनका एसेसिनेशन हो गया, क्योंकि ये काफ़ी सेल्फिश रीजंस का बट ऐसा कुछ ये कर नहीं पाते हैं और 1975 में एक मिलिट्री अपराइजिंग के दौरान इनको एसेसिनेट कर दिया जाता है, इनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की अगर स्टोरी देखते हैं तो 1971 के अंदर इन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लीडर इलेक्ट होते हैं। उसके बाद 1975 में इनका एसेसिनेशन कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ जो भी इन्होंने बैड स्टेप्स लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहता या फिर डेमोक्रेसी को एक तरीके से ख़त्म करना चाहता। ठीक है, उसके बाद 1979 में अब क्योंकि इनका एसेसिनेशन हो गया, मिलिट्री रूल आ जाता है। ठीक है, एक तो देखो कितनी मुश्किल से तो इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी डेमोक्रेसी रखने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए, बट 1979 के अंदर यहाँ पे एक मिलिट्री रूलर आ जाते हैं, जियाउर रहमान। ठीक है, और इसके बाद ये इलेक्शंस भी जीत जाते हैं 1979 में, अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, बट ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, इनका भी मर्डर कर दिया जाता है, ही वॉज ऑल्सो एसेसिनेटेड। उसके बाद एक और जनरल आते हैं, जनरल HM इरशाद, लेकिन लोग अब डेमोक्रेसी चाहते थे, इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, पहले क्योंकि इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे तो कॉलोनियल रूल को फेस किया, उसके बाद पाकिस्तान के डोमिनेंस को फेस किया, अब ये सब चल रहा है। ठीक है, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, बट लोगों को अब डेमोक्रेसी चाहिए थी। ठीक है, तो इसी वजह से इरशाद को 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर दिया जाता है, जनरल से हटा के, मतलब मिलिट्री जनरल से हटा के इन्हें प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। लेकिन जनता अभी भी नहीं मानती है, उन्हें चाहिए होता है कि हमें फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1990 के अंदर इरशाद को भी बहुत ज़्यादा मास पब्लिक रिवॉल्ट की वजह से अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ता है और 1991 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद से आज तक बांग्लादेश में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, साथ के साथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ उनके लीडर्स को इलेक्ट करती है। ठीक है, सो या दैट वाज अबाउट बांग्लादेश। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1971 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान इनके ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा था, इंडिया की हेल्प से ये अपनी इंडिपेंडेंस ले पाते हैं। उसके बाद 1971 में जो यहाँ के हीरो हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको इनका लीडर इलेक्ट कर दिया जाता है, बट हीरो हमारा जल्दी ही विलन में टर्न अप हो जाता है, तो उनको एसेसिनेट कर दिया जाता है 1975 में। उसके बाद 1979 के अंदर जनरल आ जाते हैं जियाउर रहमान, लेकिन इनका भी एसेसिनेशन हो जाता है। उसके बाद एक और जनरल आते हैं, जनरल HM इरशाद, और इसके बाद इनको 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, लेकिन भारी पब्लिक रिवॉल्ट की वजह से इन्हें अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ा। इसके बाद फाइनली 1991 में वहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद से अभी तक वहाँ डेमोक्रेसी स्टेबल है। एज सच मिलिट्री का कोई इंटरवेंशन हुआ नहीं है, कोई कू करके गवर्नमेंट को हटाया नहीं है, तो स्मूथली 1991 के बाद से डेमोक्रेसी बांग्लादेश के अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री आती है नेपाल। तो पहले यहाँ की हिस्ट्री देखते हैं। तो नेपाल यूज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ के जो भी कॉमन पीपल होते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस मोनार्क से बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती है और वो चाहती है कि थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आए कंट्री में, थोड़ी बहुत लिबर्टी मिल पाए। सो बेसिकली दे वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है। लेकिन रियलिटी में नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राजा की डोमिनेंस रहती है हर चीज पे, ठीक है। जो मोनार्क होता है उसने पूरी कंट्री पे कंट्रोल किया हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें या तो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी दे दो या मोनार्क को हटा के एक डेमोक्रेसी ले आओ। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। तो 1990 के अंदर इतने सारे प्रेशर के अंदर आके किंग बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी डेमोक्रेसी दे देते हैं, एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट कर देते हैं जिसमें बेसिकली लोगों को थोड़े बहुत राइट्स मिल जाते हैं, पार्लियामेंट को सेटअप कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स ले लिए जाते हैं। लेकिन यार अगर हम नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट रही है, ठीक है। किस किस के बीच में? मोनार्क, डेमोक्रेट्स और माओस के बीच में, ठीक है। तो मोनार्क तो हमारे राजा साहब है भाई, डेमोक्रेट्स हमारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कंट्री में डेमोक्रेसी आए, और माओस एक ऐसा ग्रुप है जो ये बिलीव करता है कि अगर हमें मोनार्क को हटाना है तो हम सिर्फ आर्म्ड इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब वायलेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमें वायलेटिव होना होगा तभी हम इस मोनार्क से पीछा छुड़वा सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इनकी सिंपल सी आइडियोलॉजी थी और ये सक्सेसफुल भी होते हैं। नेपाल के काफ़ी पार्ट्स में अपनी इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करके बहुत सारे लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और अपने साथ जोड़ देते हैं कि अगर मोनार्की को हटाना है तो हमें थोड़े बहुत वायलेटिव मेथड यूज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मोनार्क और माओस के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस होते रहते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में एक काफ़ी बड़ा क्लैश हो जाता है जिसका आउटकम ये होता है कि जो राजा होता है वो 2002 के अंदर जो उसने 1990 में एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जो भी थोड़े बहुत स्टेप्स लिए थे उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, साथ के साथ गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है। तो थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी आई थी उसको भी हटा देता है राजा। लेकिन अब लोग सड़कों पे उतर आते हैं, ठीक है। वो एक बार देख चुके हैं, डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया एक तरीके से उन्होंने, थोड़े बहुत राइट्स उनको मिल गए थे। तो अब वो 2006 के अंदर एक मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें डिमांड बिल्कुल ओपन होती है कि अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो अब राजा के ऊपर फिर से प्रेशर आ जाता है और ये सक्सेसफुल होते हैं इस मूवमेंट के अंदर, क्योंकि राजा को 2006 में दोनों जो भी हाउसेस थे रिप्रेजेंटेशन के, पार्लियामेंट जो उन्होंने 2002 में अबॉलिश की थी उसको रिस्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस मूवमेंट को आखिर लीड किसने किया था। तो इस मूवमेंट को लीड किया था 7 पार्टी अलायंस, काफ़ी सारी पार्टीज ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया था, साथ के साथ माउस, ठीक है। तो इवेंचुअली हुआ क्या, डेमोक्रेट्स में हमारी 7 पार्टी अलायंस आ गया और माउस, इन दोनों ने हाथ मिला लिया मोनार्की को हटाने के लिए। अब इसके बाद जब ये सब हो रहा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें एंड हो गई, जो पार्लियामेंट थी वो फिर से रिस्टोर हो गई। तो एक जो सेक्शन था नेपालियन पॉपुलेशन का वो चाहता था कि मोनार्की अभी भी मेंटेन रहे, ठीक है, मतलब थोड़े लेवल पे रहे बट रहिए। ये कहते थे कि नॉमिनल मोनार्की इज नेसेसरी। इनका जस्टिफिकेशन ये था क्योंकि ये हमें एंसेस्टर्स से मिला है एक पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमें हमारे पास्ट से लिंक करके रखता है, तो हमें थोड़ी बहुत स्केल पे मोनार्की अभी भी रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, जो भी माउस थे जो ये आर्म्ड स्ट्रगल करते थे, मतलब वायलेटिव नेचर था, इसको सस्पेंड करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये था, अब जो माउस थे वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेडिकल प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ताकि सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन काफ़ी सारी पार्टीज जो एसपीए में थी यानी 7 पार्टी अलायंस में थी वो इस प्रोग्राम से एग्री नहीं करती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंडिया का रिलेशन है या इंटरफेरेंस है नेपाल के अंदर, उसके लिए भी काफ़ी सारे जो माउस थे या बहुत सी पार्टीज थी वो भी सस्पिशियस थी उन रिलेशनशिप्स को लेके। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस स्लाइड के और इस स्लाइड के, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सिंपल पॉइंट्स दिए गए, ठीक है, कि जब भी ये हाउस रीस्टोर होते हैं और ये सारा जो पंगा हो जाता है उसके बाद क्या क्या सिचुएशन होती है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन कीप दीज इन माइंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस चार्ट, ठीक है। स्टार्ट से देखते हैं। नेपाल में क्या थी, मोनार्की थी, ठीक है। इन पिक्चर्स को इसीलिए इंसर्ट किया गया है ताकि आप पिक्चर्स के थ्रू भी सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सके, याद रख सके। तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ करती थी, लेकिन 1990 के अंदर प्रेशर के अंदर आके किंग जो था वो लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवा देता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद माउस और मोनार्क के रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, जिससे उनमें काफ़ी क्लैश होता है और 2002 के अंदर किंग पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है, साथ के साथ गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है, ठीक है। उसके बाद 2006 के अंदर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं तो किंग को दोबारा से पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ जाता है। उसके बाद 2008 में फाइनली नेपाल से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और
अब नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके बाद 2015 में ये अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या दैट वाज अबाउट नेपाल। तो इस वीडियो में हमने 3 साउथ एशियन कंट्रीज विच आर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल को डिस्कस कर लिया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं स्टोरी की तरह डॉट बाय डॉट कनेक्ट करके बता सकूं ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो सके या फिर ध्यान में रहे वो चीज़ें हमेशा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का जो भी बचता है वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।